नमस्कार दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी 15 मई को नॉर्डिक कंट्री की यात्रा पर गए और 21 मई को वापस आ गए। इन 6 दिनों की यात्रा में उन्होंने 5 स्पेशल जो कंट्रीज़ थे उनकी ट्रैवलिंग की, यात्राएं की। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अपोजिशन द्वारा उठाया जा रहा है कि साहब ये जो यात्राएं हुई हैं, चूँकि खुद ही आपने मना किया है कि विदेश यात्रा नहीं करनी और आप खुद गए हैं, तो क्या कुछ खास बात हुई? मतलब वहाँ जा करके जो हम वापस आए हैं तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ हमें, या इवन खाली एक ऐसे ही नॉर्मल विजिट टाइप की थी? तो ऐसा नहीं है। बेसिकली लगातार जो यात्राएं की गई हैं इन 120 घंटे की यात्रा में, अप्रॉक्सीमेट 122 घंटे की, इन यात्राओं में काफ़ी कुछ चीज़ों को हमें अचीव हुआ है। चलिए समझते हैं बेसिकली कि इन यात्राओं के बदले मोदी जी जो भारत के लिए क्या क्या चीज़ें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं। सबसे पहले जो मोदी जी की यात्रा होती है वो होती है यूएई की। यूएई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में आजकल न्यूज़ में भी रह रहा है, चीज़ों को समझने के लिए भी रहता है। जब से हॉर्मुज पे इश्यूज़ हुए हैं तब से लेकर के यूएई को लेकर के कुछ हल्का सा हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो यूएई की तरफ शिफ्ट हुआ है। कैसे हुआ है बेसिकली? तो सबसे पहला जो काम हुआ है वो यूएई ने जो रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भारत का ऑयल रिजर्व है, उस ऑयल रिजर्व के लिए अप्रॉक्सीमेट 5 करोड़ बिलियन लीटर, ये जो अप्रॉक्सीमेट हमारा ऑयल रिजर्व है उसके लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, इट मीन्स भारत जो है, अभी भारत के पास अप्रॉक्सीमेट 55 लाख लीटर, ठीक है, ये हमारा ऑयल रिजर्व था, जिसको बढ़ा करके इतना ऑयल रिजर्व की कैपेसिटी डेवलप की गई है, जो कि बेसिकली सबसे पहले कर्नाटक में ऑयल रिजर्व है। उस कर्नाटक के ऑयल रिजर्व में इसको रखा जाएगा अप्रॉक्सीमेट 60%। और दूसरी चीज़ जो यूएई है वो अपने यहाँ के खुद के जो क्षेत्र होते हैं, स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं, उन क्षेत्रों में रखेगा भारत का ऑयल रिजर्व। ठीक है, कल को क्या होता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हॉर्मुज पे इश्यू झगड़ा हुआ, तो फिर सबसे बड़ा जो किल्लत हुई है वो किस चीज़ की हुई है? पेट्रोलियम को लेकर के। तो ये ऑयल रिजर्व के बढ़ने से फ़ायदा ये हो रहा है कि इससे पहले जो भारत था उसके पास कुल मिला के 10 दिन मैक्सिमम 10 डे का ऑयल रिजर्व था सेफ साइड के लिए। अब ये कैपेसिटी बढ़ करके 22 दिन की हो जाएगी। जिस दिन से डील फाइनल हुई है उसके बाद से जब कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी तो 22 दिन की। ये देखने में 22 दिन लग रहा है, बट दुनिया भर के देशों की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यूएसए के पास करीब 240 दिन की, चाइना के पास लगभग 180 दिन की, जापान के पास भी अप्रॉक्सीमेट 190 डेज के आसपास की स्ट्रेटजिक कैपेसिटी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत ने अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा करके 20 से 22 दिन किया है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट इस दिशा में काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है वो आपका कहाँ पे हुआ है? रिजर्व। तो इस रिजर्व को बढ़ाना सबसे पहली प्रायोरिटी थी, जिस प्रायोरिटी को हमने फाइनली क्या किया? साइन किया। अब यहाँ पे बेसिकली दिक्कत सबसे ज़्यादा क्या थी? क्योंकि इंडिया जो अपनी इंपोर्ट था पेट्रोलियम, उसका 90% इंपोर्ट करता था, तो कैपेसिटी बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसीलिए जो सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई, क्या दी गई? कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है वो गुजरात का जो वडीनार है, गुजरात के वडीनार में एक शिप बिल्डिंग प्रोसेस यानी शिपिंग इंडस्ट्री जो होती है उसके लिए बेसिकली एक जो इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री को कौन सेट करेगा? सऊदी अरब। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है 43,000 करोड़, ये इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट सऊदी की तरफ से भारत में आएगा। देखिए हमेशा इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होता है उस पर नहीं जाते, इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस होती है कि इंडिया को सेफ साइड माना जा रहा है फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो जो मेन हमारी डील थी वो किसको लेकर के थी? पेट्रोलियम के रिजर्व को लेकर के, जो फाइनली एटलीस्ट इंडिया की जो रिजर्व कैपेबिलिटी वो बढ़ करके अब 10 दिन से लगभग 22 दिन तक हो चुकी है। तो कुछ हद तक तो बेनिफिट है। इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ होगा किसी चीज़ से। बेसिकली समझने वाली बात होती है कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास कैपेसिटी बिल्डअप होनी चाहिए चीज़ों को लेकर के। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे मैं उस दिन क्लिप भी देख रहा था, उसमें बोल रहे थे कि आप 5 घंटे जल्दी जा करके प्रयागराज क्या करेंगे? जो मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे है, तो एक पत्रकार साहब कह रहे थे कि जल्दी जा करके क्या करेंगे। तो कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसे मूर्खों को, बट पॉइंट क्या है, चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट जो अपनी विजिट होती है मोदी जी की वो होती है नीदरलैंड में लेकर के। नीदरलैंड में अब जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि नीदरलैंड से जो डील हुई है वो बेसिकली हुई है चिप को लेकर के। जो चिप्स होती हैं बेसिकली उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इंडिया में इस समय डिमांड हो रही हैं।
ये जो चिप होती हैं ये कहाँ पे यूज़ की जाती हैं? तो ऑब्वियस बात है, सबसे पहला जो एरिया होता है वो होता है आपका एआई में, दूसरी होती है आपकी बैटरी में। तो इंडिया में आने वाले दिनों में ऑब्वियस बात है जो ईवी है उसका दौर बढ़ रहा है, एआई का दौर बढ़ रहा है, तो हमें चिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जो चिप की एक टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उसका नाम होता है लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी। लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी जो है ये नीदरलैंड की एक कंपनी है, उसका नाम है ASML। ASML, ये ASML कंपनी की इस टेक्नोलॉजी में मोनोपोली है, पूरे वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी इसी के पास है। तो बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने गुजरात में एक नई चिप की इंडस्ट्री लगाने का फाइनल डिसीजन किया है। तो ये जो चिप की नीड बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि इंडिया की 95% जो चिप है वो क्या करते हैं हम लोग इंपोर्ट करते हैं, चाइना से, ताइवान से, हांगकांग से, इन सब जगहों से। तो वो सबसे बड़ा इशू हुआ था जब से कोविड हुआ था। तो कोविड में जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी इसी को लेकर की हुई थी, क्योंकि जो ईवी थी उसका प्रोडक्शन खत्म हो गया, गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हो रहा है ईवी पर, और जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है वही चीज़ नहीं बनेगी तो इश्यूज़ होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा जो डील हुई है नीदरलैंड के साथ वो इस कंपनी को लेकर के गुजरात के मोढेरा में, ठीक है, आपसे पूछे कहाँ पे, तो गुजरात के मोढेरा में, यहाँ पे ये क्या लग रही है आपकी सबसे बड़ी चिप की एक इंडस्ट्री लग रही है आपकी। दूसरी जो नीदरलैंड से डील हुई है वो आपकी डील हुई है स्पेशली क्रिटिकल मिनरल को लेकर के। ये क्रिटिकल मिनरल को लेकर के अमेरिका और रशिया में, चाइना में बेसिकली क्या है, झगड़ा हो रहा है। तो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के स्पेशली डील हुई नीदरलैंड्स में 30+ जो आपके क्रिटिकल मिनरल हैं उसको इंडिया में क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, याद रखिए भारत में भेजा जाएगा। इन क्रिटिकल मिनरल का जो यूज़ होता है वो बेसिकली कहाँ कहाँ हो सकता है, एआई में यूज़ होता है, रोबोटिक्स में, उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है। बहुत ज़्यादा हमें डिमांड पड़ती है क्रिटिकल मिनरल्स। यही क्रिटिकल मिनरल्स सबसे ज़्यादा है साउथ चाइना सी में, जिसके लिए अब जो चाइना है वो लगातार लड़ाई कर रहा है वियतनाम, जापान, फिलीपीन से, क्योंकि साउथ चाइना में बहुत अच्छी परसेंटेज है। तो साउथ चाइना सी छोड़ना नहीं चाहता है, इसी साउथ चाइना सी पे कंट्रोल करना चाहता है यूएसए, क्योंकि उसकी भी नज़र किस पे है, क्रिटिकल मिनरल्स पे। तो नीदरलैंड के पास काफ़ी अच्छे अमाउंट में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो ऑब्वियस है उनके साथ डील होकर के हमारे पास लगभग आप कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर से इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो विजिट होती है मोदी जी की वो कहाँ पर होती है, नेक्स्ट विजिट में वो कहते हैं स्वीडन। स्वीडन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, स्वीडन का जो टॉप ऑनर था वो मोदी जी को दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो स्वीडन की जर्नी से सबसे इंपॉर्टेंट था, जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट थे उनसे मुलाकात होती है मोदी जी की, और जो भारत और EU के बीच में फ्री ट्रेड FTA हुआ है, उस FTA के लिए एक डेट मिल गई है 23 सितंबर, यानी 23 सितंबर से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का जो FTA है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये FTA है क्योंकि जो यूरोप से इंडिया में चीज़ें आती हैं उसमें 96% अप्रॉक्सीमेट गुड्स वो 23 सितंबर से क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी। बट यूरोप क्या नहीं लेगा हमसे, टैक्स नहीं लेगा। इसीलिए मोदी जी ने बाकायदा इसको क्या बोला है, मदर ऑफ ऑल डील। जितनी भी डील्स अब तक की गई हैं उन सभी डील में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट यूरोप के लगभग सभी कंट्रियों का क्या है, एक ग्रुप है। तो अगर इस ग्रुप में हमारी पहुंच हो जाती है और इन सभी देशों के जो गुड्स हैं वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगते हैं या बहुत लीस्ट टैक्स में मिलते हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस डील को साइन कराना बहुत ज़रूरी था, जो कि एक कंफर्मेशन आपको हो गई है स्वीडन की यात्रा के बाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो मोदी जी की विजिट होती है वो कहाँ पर होती है, वो विजिट नॉर्वे कंट्री में होती है, जो कि नॉर्डिक का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। इस विजिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था वो टारगेट था ग्रीन एनर्जी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो नॉर्वे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका 98.8% जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है वो क्लीन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो टेक्नोलॉजी जो है, अगर वो टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो ऑब्वियस बात है ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में 2047 तक, 2047 तक भारत की जो कैपेबिलिटी है वो लगभग 500 गीगावाट, ये आपकी कैपेबिलिटी है जो डिमांड होने जा रही है। तो इस सेक्टर में क्लीन एनर्जी के थ्रू अगर हम चलेंगे तो ऑब्वियस हमें फ़ायदा मिलेगा। नॉर्वे की यात्रा पर रहे थे तो नॉर्वे में थोड़ा सा आपने देखा भी होगा, एक पत्रकार को लेकर के कुछ इश्यूज़ भी हुए थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, प्रेस ब्रीफिंग को लेकर के। बहुत सारे लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं कर रहे। तो हमें पॉलिटिकली डिबेट में नहीं जाना चाहिए। जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बाकायदा वहाँ पे पहुँचते हैं और उन्होंने जब उनसे डिस्कस करना चाहा पत्रकार से, तो उन्होंने करस्पॉन्डेंट ने अपनी ही बात रखी। देखिए, पत्रकारिता वो कही जाती है जिसमें दोनों पक्ष की बात कही जाए और सुनी जाए, ये तब एक निष्पक्ष पत्रकारिता हो गया। आप क्वेश्चन बिंदास पूछे, बिना डरे पूछे, बट सामने वाले के आंसर भी सुनिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। आप अपनी बात को रख करके उठ के चले गए कि नहीं साहब हमें नहीं सुननी, आप अपनी बात कह रहे हो, तो ऑब्वियस बात है यार, सामने वाला अपनी बात कहेगा ही कहेगा। तो इस सिचुएशन को लेकर के कुछ इश्यूज थे। खैर, वो पॉलिटिकली चीज़ों पर हमें नहीं जाना, हमें तो अपने सिविल से मतलब होता है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट डील क्या हुई आपकी, ग्रीन एनर्जी को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ है नॉर्वे में लेकर के। ठीक है, इसका टारगेट मैं आपको बता दूं तो इसका भी टारगेट 2029 तक इंडिया की 30% ऑफ क्लीन एनर्जी, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, नॉर्वे कर रहा है। तो नॉर्वे के साथ बेसिकली जो डील हुई है वो इस सेक्टर पे हुई है। लास्ट जो विजिट होती है मोदी जी की वो काफ़ी न्यूज़ में रही, जिसमें वो इटली में पहुँचते हैं और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ इनकी एक बहुत फोटो वायरल हो रही है, जिसमें इन्होंने एक मेलोडी को चॉकलेट है उनको गिफ्ट किया है। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट थोड़ा इंडिया में जानते हैं आप इंस्टा पे थोड़ा माहौल बनाया जाता है चीज़ों को लेकर के। ये बहुत ज़्यादा एक निक नेम फेमस हो रखा है, मोदी और इनके नाम को जोड़ करके मेलोडी के नाम से फेमस हो रखे। ठीक है, तो हमें उस पर नहीं जाना, हमें समझना होता है सिविल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इटली की यात्रा में कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए समझते हैं। इस विजिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डील होती है वो डील होती है IMEC को लेकर के। IMEC बेसिकली होता है इंडो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से इसको डिनोट किया जाता है। जैसे जो चाइना है उसने सऊदी अरब से होकर के जो एक ट्रेड रूट बनाया है यूरोप में जाने के रोडवे, उसी तरीके से भारत यूरोप से होकर के एक रोडवे बना रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा हमें कि आने वाले दिनों में अगर जो वाटर ट्रांसपोर्ट पे कोई इश्यू होता है, कोई झगड़ा होता है जिससे हमारा यातायात अगर बाधित होगा, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, ऑलरेडी एक लैंड रूट होगा। तो इसको लेकर के सहमति बनी है दोनों देशों में कि हम इस एग्रीमेंट को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और अप्रॉक्सीमेट दिसंबर 2027 ये टारगेट डेट दी गई है कि इस टारगेट डेट तक अप्रॉक्सीमेट कोशिश की जाएगी कि IMEC को कंप्लीट कर लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक इनिशिएशन माना गया फॉर द सिविल सर्विसेज एटलीस्ट, कि आपको समझ में आना चाहिए IMEC। तो एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है। दूसरी चीज़ होती है AI के सेक्टर में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसको लेकर के इटली काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो उसमें दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इटली के साथ 14.3 लाख करोड़ इतने का बायलैटरल ट्रेड हुआ है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। यूरोप में आप कह सकते हैं सेकंड नंबर पर इटली है, जो भारत के साथ ट्रेड को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है इतने करोड़ के डॉलर में। तो ऑब्वियस बात है इटली एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द ट्रेड इन यूरोप में। तो यूरोप के लिए EU से साइन होना, यूरोपियन देशों की पहुंच बहुत आसान हो गई है। इटली के साथ इस लेवल की डील करना ये भी बहुत आसान करेगा भारत के सामान को यूरोप में बेचने के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई है इसमें, इस बार भारत ने इटली को स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनर का दर्जा दिया है। स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनर का मतलब होता है बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो FTA एग्रीमेंट से पहले की होती हैं, वो उसको बोलते हैं स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनर, जिसमें भारत से बहुत सारा सामान इटली और इटली से बहुत सारा सामान भारत आएगा, जिसमें टैक्स की बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली ये इन 5 देशों की यात्राओं से हमें हासिल हुआ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ग्रीन एनर्जी और एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट थी, जो हॉर्मुज के झगड़े के बाद से आपने देखा होगा ईरान से भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई थी। तो हमें अपने रिजर्व को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। दुनिया भर के जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं वो अपने रिजर्व को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर चुके हैं। तो हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए था इस पर, जो कि सऊदी के साथ UAE के साथ हम लोगों ने डील फाइनल कर ली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी देश की यात्रा में जाने से केवल वहाँ पे टाइम पास होता है। चीज़ें मीडिया वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है और जो आप देखना चाहते हैं, इसलिए चीज़ों को समझिए। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन PM की यात्रा इंपॉर्टेंट है, मोदी जी की यात्रा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ध्यान से समझिए। अगर देश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होता है तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करिए, कभी भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन पे नहीं कि कोई बंदा वहाँ गया और ये बोल के आया। ये सब चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हैं, खास करके आपकी आंसर राइटिंग में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।